आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षण व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि 2019 के अंतिम महीनों में इस कोविड-19 कोरोना नामक महामारी का प्रारंभ हुआ था, जो आज तक भारत देश के साथ साथ अनेक देशों में अभी तक विद्यमान है और अपने संक्रमण काल को प्राप्त हो रही है। हमारे भारत देश में हमने देखा कि जब हमारी परीक्षाएं पूर्ण होने को थी, आयोजित की जाने वाली थीं, ठीक उसी समय भारत सरकार ने इस महामारी से बचने के लिए संपूर्ण रूप से अप्रैल 2020 के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन का आयोजन कर दिया या लॉकडाउन की घोषणा की जा सके, जिससे इस कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके। और इस संक्रमण काल को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, कल कारखाने, छोटी बड़ी दुकानें सब बंद कर दिए गए, सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उसमें प्रभावित हुई। हम देख रहे हैं कि जब हमारी अप्रैल 2020 में अंतिम परीक्षा संचालित होने वाली थी, लॉकडाउन लगने की वजह से वह परीक्षा हमारी संचालित नहीं हो पाई और सरकार ने छात्रहित में को ध्यान में रखते हुए उन्हें मास प्रमोशन या सामूहिक प्रोन्नति की व्यवस्था दे दी कि सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया। अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी इसी क्रम में हमने देखा, या डिग्री कॉलेजेस में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया। और इस प्रकार लॉकडाउन के कारण हमारी शिक्षण व्यवस्था अप्रैल 2020 से ही, जो हमारा सत्र 2019-20 था, वहाँ से प्रभावी हुई और अभी तक प्रभावित ही चली आ रही है। हम लोग ये देख रहे हैं कि आज के समय में यह हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह प्रभावित है कि हमारे बच्चे, सरकार, यहाँ तक अभिभावक भी सभी दुविधा के शिकार हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार की घोषणाओं के अनुसार सरकार ने नीतियाँ बना दी, नियम बना दिए कि छात्रों को विद्यालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रदान किया जाए, बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। विद्यालयों ने प्रयास भी किया, शिक्षकों ने प्रयास किया, कुछ अभिभावकों ने भी सहयोग किया और विद्यार्थियों ने भी सहयोग किया, लेकिन शायद जिस प्रकार सरकार की अपेक्षाएं थीं उससे हम पीछे रह गए। चाहे विद्यालय पीछे रह गए, अभिभावक या छात्र उस व्यवस्था में पीछे रह गए और उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाया। इस लाभ न मिलने के कारण इस लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न होने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी अभिभावकों के लिए आर्थिक समस्या। और अभिभावकों के लिए आर्थिक समस्या ही परिवार का आधार थी, चाहे वो शहर हो या गांव हो। धन किसी काम के लिए साधन तो है ही, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा गया है धनात् धर्मात् ततः सुखम, हमारे सुभाषितों में, वैदिक ग्रंथों में भी लिखा गया है। तो सरकार ने केवल यह ध्यान दिया कि हमारे इन विद्यार्थियों का भविष्य, इन विद्यार्थियों का समय व्यर्थ ना हो, बेकार ना हो,
और इसी क्रम में सरकार ने नीतियां बनाई, नियम बनाए और उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, निर्णय निकाला गया कि बच्चों को अगली कक्षा में सामूहिक रूप से उत्तीर्ण करते हुए प्रवेश दे दिया जाए। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं तो 2019-20 में पूर्ण हो चुकी थीं, कुछ बाकी थीं, किसी तरह उनको संपादित कराया गया, लेकिन शेष परीक्षाएं नहीं हो पाई। अब डिग्री कॉलेज की स्नातक और परास्नातक स्तर की परीक्षाएं भी संचालित नहीं हो पाई। ना जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं भी इस कोरोना महामारी के द्वारा स्थगित की गईं या उनका पुनर्नियोजन किया गया। हम वर्तमान शैक्षणिक सत्र, जो हमारा एकेडमिक सत्र चलता है, जहाँ पर बच्चे नियमित शिक्षण ग्रहण करते हैं, सरकार ने शायद इन नीति की घोषणा कर दी कि सभी बच्चों को सामूहिक रूप से प्रमोशन दे दिया जाए और अपने कर्तव्यों की स्थिति समझना। और राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि इन नियमों का पालन किया जाए और बच्चों को उनकी अगली कक्षा में सभी विद्यालय उन्हें प्रमोशन देंगे। 2019-20 में तो बच्चों ने कुछ क्या लगभग अपने अंतिम चरण में उनकी शिक्षण व्यवस्था थी, केवल एग्ज़ाम होने बाकी थे। लेकिन जब हम 2020-21 की बात करते हैं, जो अभी चल रहा है, जिसमें अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, या कि सरकार ने अन्य सभी कक्षा के विद्यार्थियों को सामूहिक रूप में प्रमोशन देने का आदेश जारी कर दिया है। इस बीच में सरकार ने भी घोषणा की थी कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सरकार ने भी इसमें दूरदर्शन के कार्यक्रमों के द्वारा भी अनेकों प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए, शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए, कक्षा स्तर पर संचालित किए और कुछ विद्यालयों ने भी इसमें प्रतिभाग किया। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या उन अभिभावकों के लिए थी जिनके पास 1, 2 या 3 बच्चे थे और एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। वहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि अगर उस विद्यालय की सभी कक्षाएं एक साथ संचालित हो रही हैं और अभिभावकों के पास एक ही एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, तो वे बच्चे उस कक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते थे, या अगर एक बच्चा हो पाता था तो दूसरा और तीसरा बच्चा नहीं हो पाता था। ऐसी अनेक समस्याएं थीं। कुछ अभिभावकों ने तो बच्चों के लिए नए मोबाइल्स खरीद कर दिए और अभिभावकों पर यह भी आर्थिक जिम्मेदारी थी कि वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करें। अनेकों प्रकार की समस्याएं थीं, तो वहाँ पर भी समस्याएं उत्पन्न हुई। फिर भी कुछ जागरूक अभिभावक थे जिन्होंने उन समस्याओं के साथ समायोजन करते हुए शिक्षण कार्य को उस क्रमानुक्रम में संचालित रखा। हमारे जो छात्र थे, जो जागरूक थे, जो जिज्ञासु थे, उन बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षण में प्रतिभाग किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति दी, विद्यालय के द्वारा और अध्यापक के द्वारा किए गए कार्यों को पूर्ण किया और उसका परिणाम भी सकारात्मक हुआ। और उस परिणाम के फलस्वरूप सरकार ने अप्रैल 2021 में यह घोषणा कर दी कि सभी विद्यालय, सभी राज्य सरकार
विद्यालयों को आदेश दें कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से की जाने वाली अधिगम प्रणाली का प्रयोग करते हुए छात्रों के अंतरिम मूल्यांकन करते हुए उन्हें सामूहिक प्रमोशन के रूप में सामूहिक प्रोन्नति प्रदान कर दें। इस बार तो कक्षा 10 की भी परीक्षाएं उनकी आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा ही निर्धारित हुई। जहाँ तक हम यह देखते हैं, ये व्यवस्थाएं जो भी लागू होती हैं या जो भी हम देखते हैं, हमें इसमें एक सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं उत्तरजीविता का सिद्धांत, या इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जो स्वयं को समायोजित कर लेता है वही समय के साथ आगे बढ़ जाता है, और जो समय के साथ समायोजन नहीं करता वह इस अवस्था में बहुत पीछे छूट जाता है। हमें आवश्यकता यह है कि हम समय के साथ चलें। हमें समय के साथ चलना होगा, क्योंकि समय गतिशील है, परिवर्तनशील है, या कभी स्थिर नहीं होता। समय के साथ चलना ही हमारे लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, और समय के अनुसार ही स्वयं को उस समय के आवरण में ही ढालना पड़ जाएगा, उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये भी देखें कि वर्तमान समय में कुछ अभिभावकों ने हमें ये भी बताया कि बच्चे इन मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग जो उनको अध्ययन के लिए दिया गया है उसका उचित उपयोग नहीं करते हैं। तो हमारे अभिभावक हों या छात्र हों, एक जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, वो एक जो निगरानी पद्धति होती है, उसे हमें नियमित रूप से संचालित करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन देकर ही हम मुक्त नहीं हो जाते। हमें उनके साथ जब भी समय मिले उस शिक्षण पद्धति के बारे में हम उनसे जानकारी प्राप्त करें कि तुम्हारी शिक्षण व्यवस्था, तुम्हारी शिक्षा आज कितने क्रम तक रही या तुमने क्या किया। अगर हम उन्हें फ्री छोड़ देंगे तो वही स्थिति होगी। अगर एक छोटे बच्चे के पास सेब भी रखा है और चाकू भी रखा है, अगर बच्चे को समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह उस चाकू का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकता है। वह उस चाकू से स्वयं को घायल भी कर सकता है या जाने अनजाने सेब भी काट सकता है। लेकिन जब हम उसे ये संज्ञान दे देते हैं कि हमें इस प्रकार इसका उपयोग करना है जिससे कि हमारा सेब कट जाए, अगर दूसरी तरह उपयोग करोगे तो तुम्हें खुद को चोट लग जाती है। इस प्रकार हम सबको अपने जीवन में अपने छात्रों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और यहाँ तक कि विद्यालय के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहना चाहिए। अगर हम संपर्क में रहते हैं तो हमें बच्चे के बारे में या उनके अधिगम के बारे में वो किस प्रकार क्रियाशील रहता है, हमें उन्हें सकारात्मक मूल्यांकन करते हुए सकारात्मक बनाए रखना है। और आज के समय में सकारात्मकता ही उनकी सोच को बदल सकती है, उनके विचारों को भी परिवर्तित कर सकती है। अगर अब हम समय के महत्व को ध्यान दें
चूँकि समय परिवर्तनशील है, सरकार की जो नीतियाँ थीं उस समय को ध्यान में रखकर बनाई गई कि बच्चों का प्रमोशन कर दिया जाए, जिससे इनके वर्ष या समय का अपव्यय ना हो, क्योंकि समय के साथ उम्र भी बढ़ती रहती है। ये व्यवस्थाएं तो जो भी थी सरकार के द्वारा ठीक थी, लेकिन अगर हम एक अभिभावक हैं, एक छात्र हैं और एक विद्यालय के रूप में सोचते हैं, तो हमने ये देखा कि सरकारों ने अभी गाइडलाइंस जारी की कि जो भी विद्यालय हैं वो एक निश्चित क्रम में न्यूनतम फीस ही बच्चों से लें या उनके माता पिता से लें। और इस प्रकार वर्तमान में राज्य सरकार ने 25% शिक्षण शुल्क को माफ़ करने का विद्यालयों को आदेश दिया था कि बच्चे केवल 75% शुल्क जमा करेंगे और 25% शुल्क उनके निःशुल्क हो जाएंगे या कि छूट में आ जाएंगे। अब विद्यालयों ने इसे अपने अपने ढंग से वसूला, अपने अपने ढंग से इसे ग्रहण किया, जो जिसके आधार पर था। लेकिन अब हमें यह सोचना है, अगर हम अभिभावक हैं तो हमें शुल्क देना है। अगर हम विद्यालय से संबद्ध हैं तो हमें भी जो शुल्क लिया जा रहा है उसके प्रति भी बच्चों के हित में हमें निरंतर सोचना चाहिए और सोचते भी हैं। और अभिभावक और छात्रों को विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि अगर विद्यालय हमें इस क्रम में भी ऑनलाइन क्लास या व्हाट्सएप ग्रुप कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहा है तो हमें उसमें निरंतरता के साथ सम्मिलित होना है, क्योंकि निरंतरता ही एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम अपनी अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर हम अपनी अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं तो जब भी उसमें एक अंतराल उत्पन्न होगा, अगले दिन पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री हमारे समझ के परे हो जाएगी। जिस दिन से शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है हमें उसी दिन से ही शिक्षण कार्य में प्रयत्नशील हो जाना है, लग जाना है। भले ही विद्यालय हमसे न्यूनतम शुल्क ले रहा है और जब उसी न्यूनतम शुल्क को लेकर के हमें शिक्षण की सुविधाएं दे रहा है तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम उसे ग्रहण करें, हम उसमें सम्मिलित हों। अभिभावकों के लिए अगर हमें देखते हैं कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ज़्यादा महंगे हैं, तो आज वर्तमान के समय में अगर हम देखें तो 6,000, 7,000, 5,000 या अधिकतम 8,000 तक के टैबलेट्स भी आते हैं जिसमें सिम का प्रयोग होता है, और एक ऐसा है जिसमें सिम का प्रयोग नहीं होता, जो वाईफाई पर ही चलता है। लेकिन अब हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को उस सिम वाले एंड्रॉयड टैबलेट्स की व्यवस्था कर दें। वैसे एंड्रॉयड टैबलेट्स की स्क्रीन बड़ी होती है, बच्चों को पढ़ने के लिए उपयुक्त होती है और दूर रखने पर भी हमें उसमें चित्र और जो कुछ भी लिखित सामग्री होती है हमें स्पष्ट और साफ दिखाई देती है।
इसके साथ बच्चों को एक हेडफोन भी आवश्यक है। इस प्रकार अगर हम व्यवस्था कर देते हैं, और विद्यालय परिवार को भी चाहिए कि विद्यालय की संपूर्ण कक्षाओं को क्रमानुसार संचालित करें, जिससे कि हमारे छात्रों को, हमारे अभिभावकों को भी थोड़ी सुविधा मिल सके। या एक या इससे अधिक बच्चे हैं और उनके वर्ग अलग अलग हैं, जैसे एक बेसिक में है, एक माध्यमिक में है और एक उच्चतर माध्यमिक में है। तो इस प्रकार अगर समयांतराल पर पर्याप्त रखा जाता है तो वे सभी उस समयांतराल के परिप्रेक्ष्य में नियमित रूप से अपना शिक्षण पूर्ण कर सकेंगे। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आप सब इन विचारों से लाभ उठाएंगे। आप सब बुद्धिमान हैं और ये बातें तुम्हारे लिए कितनी हितकारी हैं, आप इसका स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।